बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। पिछली वीडियो में हमने इस पे बात की थी कि जब हम यहाँ नीदरलैंड में हॉलैंड में मूव हुए और बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, तो हमें कुछ अरसे बाद ये परेशानी होने लगी कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा। ना उनका होमवर्क है, ना उनको कोई क्लास वर्क दिया जा रहा है, हत्ता कि उनके बैग में किताबें भी नहीं हैं और कुछ भी नहीं है। जस्ट एक लंच बॉक्स होता है, बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमें परेशानी हुई। हमने जाकर स्कूल वालों से बात की, तो उस पे अंदाज़ा हुआ कि इनका सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च शुरू की, जिसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में इस पे बात कर चुका हूँ। तो आज मैं उनकी उस रिसर्च की कुछ फाइंडिंग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैंने कंपैरिज़न किया जब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के साथ, क्योंकि जब हम अपने मुल्क को देखते हैं तो बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों को क्लास वर्क और होमवर्क दिया जाता है और बहुत बेतहाशा पढ़ाया जाता है और बाकायदा उनके बहुत अर्ली स्टेज से उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। बल्कि अर्ली स्टेज से क्या, अब तो हाल ये है कि बच्चों को दाखिले से पहले भी इम्तहान देना पड़ता है। नर्सरी क्लास या प्रेप क्लास या प्ले ग्रुप में मैं इस्लामाबाद में था, मेरे बच्चे अभी 2 साल और 4 महीने की थी। तो हमने ऐसे एक दिन किसी दोस्त से डिस्कशन हुई कि इसको किसी स्कूल में दाखिल करवाना है जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उसने बताया कि अगर आपने फलां वाले स्कूल में दाखिल करवाना है तो उसका ख़ास टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपको बच्चे को इनरोल करवाना होगा, अदरवाइज़ तो वो बच्चे को लेंगे नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते हैं नहीं, उनका 2 साल 8 महीने के उम्र से लेकर 3 साल 6 महीने की उम्र तक बच्चा वहाँ पे प्ले ग्रुप में जा सकता है। उससे बड़ा होगा तो अगली क्लास में जाएगा और अगली क्लास में जाने के लिए उसके कुछ टेस्ट होगा। तो हमने बच्चे को, उस वक्त मेरी बच्ची क्योंकि 2 साल और 4 महीने की थी और 4 महीने के बाद उनकी क्लास बंदी होनी थी, उस वक्त एग्जैक्टली वो 2 साल और 8 महीने की बनती थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अर्ली एज हो जाएगी। बहरहाल हमने दाखिला वगैरह का पता किया तो पता चला टेस्ट भी होगा, इतनी फ़ीस भी होगी और इतना कुछ पढ़ाया भी जाएगा। खैर हमने उसको नहीं किया। लेकिन जब बच्चे रेगुलर 4 साल की उम्र के बाद भी वहाँ जाने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा उनकी बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता था। शाम को बाकायदा हमें बिठा के उसको होमवर्क करवाना पड़ता था। एक डायरी होती थी जिस डायरी पे लिखा हो जाता है कि वालिदैन ने ये काम करवाना है और ये याद करवाना है, ये इसको लिखवाना है, इसका ये स्ट्रोक सही करवाना है। तो मैं ये समझता था कि ठीक है, बच्चा ज़्यादा जितने जल्दी सीखना शुरू कर देगा इतना अच्छा है। लेकिन यहाँ आके जब चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंटली देखा, और मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के अक्सर सेशन सुनता रहता हूँ, तो वो भी बहुत एम्फसाइज करते हैं, बहुत शद्दोमत के साथ इस पे बात करते हैं कि इब्तदाई एजेस के अंदर 7 साल की उम्र तक बच्चों को कुछ याद न करवाया जाए। और वो वाक़या भी एक सुनाते हैं कि वो किसी अपनी अजीज़ा के घर गए जिनकी एक बेटी थी 3 साल की, तो वो बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि मेरी ये बेटी है और इसे बाइकनूद भी आती है, आयतुल कुर्सी भी आती है, अभी 3 साल की उम्र है, अभी इससे शायद डायपर भी नहीं उतरा। और उसने बच्चे को कहा और बच्ची तोतली ज़बान में वो सारा रटा बयान करने लगी। अब वो बड़ी सताइशी नज़र से देख रही थी कि अभी डॉक्टर साहब बड़ा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर काफ़ी बात करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि मेरी बहन, मेरी अजीज़ा, क्या तुम्हें दुआए कुनूत और आयतुल कुर्सी आती है? उसने कहा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आती है। तो पूछा किस उम्र में याद की? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बड़ी उम्र में याद की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी याद कर लें। तो उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी, अगर आपने बड़ी उम्र में जाकर याद कर ली तो बच्चे भी याद कर लेंगे। अगर आपके लिए ये इतना जल्दी याद करना कंपल्शन नहीं, तो बच्चों के लिए भी नहीं है। इस्लाम में कलमे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नमाज है, और हमारे लिए शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन अरब लोगों के लिए, जो बच्चे अरबी बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं हर वक्त, उनके लिए तो बहुत आसान है। उनकी तो एवरेज डेली रूटीन की चीज़ थी। उसके बावजूद ये कहा गया कि 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज सिखाना शुरू कर दें, या 10 साल की उम्र तक अगर वो ना पढ़ सके या ना सीख सके तब उससे ज़्यादा दें। तो जब मैंने पाकिस्तान और नीदरलैंड के एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन किया तो मुझे ये अंदाज़ा हो कि ये सिस्टम तो बहुत आगे है। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा कर लें कि ये मुल्क हमसे तकरीबन 12-13 गुना छोटा है, यानी हम इनसे 12-13 गुना बड़े हैं। हमारी आबादी इनसे ज़्यादा है, हमारा रकबा इनसे ज़्यादा है। टोटल जो इस मुल्क की आबादी है वो 1 करोड़ 80 लाख है, और यूँ समझें कि आपके कराची शहर से ये छोटा मुल्क है आबादी के अतबार से, और रकबे के अतबार से आपका KP के सूबे से ये छोटा मुल्क है। 22 लोग नोबल अवार्ड ले चुके हैं इस मुल्क के, जिसमें बहुत सारी इन्वेंशन जो हैं वो नीदरलैंड में हुई हैं। जैसे पहली माइक्रोस्कोप ईजाद करने वाला इंसान नीदरलैंड से था, टेलीस्कोप यहाँ से ईजाद हुई। ये जो ECG की जाती है दिल के लिए, वो मशीन ऑपरेटर्स यहाँ पे ईजाद हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हुई। और एग्रीकल्चर में इनका बड़ा नाम है। इसी किसी मुल्क की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अंदाज़ा करने के लिए उस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाता है।
तो यहाँ पे टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 15 हैं, और वो 15 की 15 टॉप 500 टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, बल्कि 2 तो उनकी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। जबकि हमारे पास मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन अलमिया ये है कि एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं आती। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके नतीजे में हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है और इनका एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है। ये हो नहीं सकता एक मुल्क का इब्तदाई क्लासेस में बहुत ही बोदा सा निज़ाम हो, बहुत ही अजीब सा सिस्टम हो, कच्चा सा सिस्टम हो, उसकी बुनियादें बड़ी कच्ची हों और आगे जाकर बड़ी आलीशान मंजिल बन जाए, और एक सिस्टम की बुनियादें तो बड़ी मजबूत और आगे जाकर उसकी इमारत ख़राब हो जाए। तो बुनियादी मसला ये है कि हमारी बुनियादें ही कमज़ोर हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ मज़ीद रिसर्च की, तो सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी, डेविड अल्काइन की लिखी हुई किताब है द हरीड चाइल्ड ग्रोइंग अप टू फास्ट टू सॉन, यानी जल्दबाज बच्चे जिनको बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बड़ा किया गया। और जो ये बेसिकली डेविड अल्काइन एक एजुकेशनिस्ट है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जिसने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया कि बच्चों को बहुत इब्तदाई उम्र में ये जो रस्मी तालीम है, ये जो तालीम का पूरा प्रोसीजर इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, उसके अंदर में बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो उसकी कुछ फाइंडिंग हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि जब आप बच्चे के ऊपर बहुत इब्तदाई उम्र में बच्चे को स्कूल के अंदर डाल देते हैं, तो उसके नतीजे में उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ती है, क्योंकि बच्चा अभी स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहा था, उस स्ट्रेस को अभी हैंडल नहीं कर पा रहा था, और जिसके नतीजे में उसमें एंग्जाइटी आती है, और इन द लॉन्ग रन ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और दूसरा वो ये कहता है कि आप बच्चों को बहुत छोटी उम्र में यानी प्री मैच्योरली आप उससे बड़ा कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में भी उसका बचपना था, जो उसके ज़िंदगी के इब्तदाई साल जो उसको एक आज़ादी के साथ मिलने चाहिए, वो छिन जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो कहता है कि जो बच्चों की अपनी पेस होती है सीखने की, कुदरती पेस होती है, वो डैमेज हो जाती है। आप उसको एक आर्टिफिशियल पेस के अंदर डाल देते हैं जो उसकी नेचुरल पेस नहीं है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे इसको कॉप अप कर लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में लायक और नालायक की एक कैफियत बनती है। बेसिकली बच्चे नालायक और लायक नहीं होते। यहाँ पे अगर मैं देखूँ नीदरलैंड के अंदर, तो दो ही तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल ये है एक रेगुलर स्कूल है और एक स्पेशल स्कूल है। अगर एक बच्चा जो बिल्कुल ही नहीं बच्चों के साथ चल पा रहा, उसको तो वो भेज देते हैं स्पेशल स्कूल में अगर उसके कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। अदरवाइज सारे बच्चे इक्वली होते हैं और कोई इम्तहान का कोई उस तरह से नहीं होता कि ये पास होगा, ये फेल होगा। उसकी एज के हिसाब से उसको ग्रेड में प्रमोट किया जाता है और आगे चल कर उसको ये देखा जाता है कि इसने इस फील्ड में जाना है। ये नहीं देखा जाता कि ये नालायक है लिहाजा इसको छोड़ा दिया जाए या इसको मजदूर बना दिया जाए। वो उसके इंटरेस्ट की बुनियाद पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये इसको रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, इसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, इसे कोई लेबर वर्क करना चाहिए, व्हाटएवर वो उसकी इंटरेस्ट की बुनियाद पे करते हैं। और उसके नतीजे में यहाँ पे लेबर भी उतना ही पैसे कमाती है जितना कि एक डॉक्टर कमाता है या एक इंजीनियर कमाता है, क्योंकि लोग कोई नालायक लोग नहीं होते। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो स्ट्रेस है वो बच्चे को लर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और बच्चा उस तरह से सीखने में उतना आगे नहीं बढ़ सकता। और स्ट्रेस के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डेवलपमेंट को रोक लेती है। एक ऐसे मुल्क की मिसाल लें जो बड़ा खुशहाल है, उसमें तरक्की के सारे काम चल रहे हैं, रोडें बन रही हैं, पार्क्स बन रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो रहे हैं। अचानक उसमें जंग लग जाती है तो वो मुल्क फाइट एंड फ्लाइट मूड के अंदर चला जाता है और सारी इसकी एनर्जी उस वक्त सर्वाइवल के ऊपर लग जाती है, ना कि उसकी डेवलपमेंट के ऊपर होती है। तो ऐसे ही एक बच्चे के ऊपर जब आप स्ट्रेस डाल देते हैं, एक प्रेशर डाल देते हैं, तो उस वक्त तो फाइट एंड फ्लाइट मूड के अंदर चला जाता है। उस सिचुएशन से निकलना और सिचुएशन को कम्बैट करने के लिए वो सारी अपनी स्ट्रगल लगा रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। और इसी तरीके से वो ये कहता है कि जो बच्चे की एजुकेशन है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट से अलाइन होनी चाहिए। अगर उसकी जो एजुकेशन है या जो उसका पढ़ाई का प्रेशर है उसके ओवरऑल एजुकेशन उसके डेवलपमेंट से अलाइन नहीं है, तो वो बच्चा इंतहाई एक मायूसी की कैफियत में जाएगा और एक डिप्रेशन की कैफियत में जाएगा और वो अजीब सी कैफियत में होगा कि मैं, और वो अपने आप को एक नालायक स्टूडेंट सफ़र करने लगेगा, जिसके नतीजे में जो कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड होना चाहिए था कि ही कैन डू एवरीथिंग, वो नहीं हो पाएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस वो लूज़ करेगा तो दुनिया के हर मुकाबले में, दुनिया के हर मैदान में वो डरते डरते कदम रखेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो उसके नतीजे में
तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द लाइफ टाइम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरीके से एक और किताब है टू मच टू सून अर्ली लर्निंग एंड द हेरिजन ऑफ चाइल्डहुड, यानी बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से सिखाना और बच्चों से उनका बचपना छीन लेना। ये किताब बेसिकली रिचर्ड हाउस एक बड़ा फेमस एजुकेशनिस्ट है, उसने कंपाइल की है और उसमें मोर देन 20 आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने लिखे हैं, और उन सब को फोकस ये है कि बहुत जल्दी और बहुत इब्तदाई एज में बच्चों को लर्निंग के प्रोसेस में या उस तरह से प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम में नहीं डालना चाहिए, उसके नतीजे में नुकसान होते हैं। एक चीज़ तो ये कहता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस जब आएगी तो उसके नतीजे में बच्चे एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे। दूसरी बात वो कहता है कि बच्चे से जब आप खेल कूद उसका छीनेंगे, उसकी फ्री विल छीनेंगे, तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो मुतासर होगी, और जो उसकी अदर डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, वो उतनी नहीं हो पाएंगी जितनी कि होनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ एजुकेशन जब कमर्शलाइज्ड हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, तो लोगों ने अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने और हरबे इस्तेमाल किए। अब ये देखें, अगर एक बच्चा 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में स्कूल आएगा, तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल का बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आएगा। तो एक अच्छा बड़ी तादाद जो है वो कस्टमर्स की स्कूल इंतज़ामिया और मालिकान के पास नहीं आ पाएगी, जिसके नतीजे में उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने इसके लिए फिर मार्केटिंग ऐसे की, और जो आज के दौर में मार्केटिंग की डेफिनेशन ये की जाती है, सेल्स समथिंग अलग, लेकिन मार्केटिंग ये कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज़ को जो लोगों की ज़रूरत ना हो उसको ज़रूरत बना दिया जाए, इसको मार्केटिंग कहते हैं। और यही मार्केटिंग के टूल्स एजुकेशनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और उसके नतीजे में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे अभी दूध पीते बच्चे भी स्कूलों में जा रहे होते हैं। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बड़ी खूबी ये रही, इनने बाकी सारी चीज़ें प्राइवेटाइज़ कर दी, लेकिन एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ नहीं किया। एजुकेशन आज भी गवर्न है। जब स्कूल ने खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, तो फिर वो गवर्नमेंट की क्यों सुनेगा। यहाँ गवर्नमेंट इसलिए इम्प्लीमेंट करवा पाती है क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट से पैसे लेने, गवर्नमेंट ने उनको पैसे देने, पेरेंट्स ने नहीं देने। नतीजतन गवर्नमेंट जो कहेगी उसको मानेंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। हमारे यहाँ एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई और लोगों ने पैसे बनाने के लिए हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल। हमारे सिस्टम में सिर्फ स्कूलिंग का मसला नहीं है, एक तो ओवरऑल सिस्टम का मसला है, दूसरा पेरेंट्स का मसला है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी अजीब अजीब हैं कि इस बच्चे ने इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया, मेरे बच्चे की पोजीशन आनी चाहिए। शायद ही हम में से कोई वालिदैन जाकर ये स्कूल को कह सके कि मेरा बच्चा फेल हो, पास हो, इसको होमवर्क सही लिख पाए ना लिख पाए। आपने इसके कॉन्फिडेंस को शेक नहीं करना, इसको आपने सज़ा नहीं देनी, इसको आपने कभी ये नहीं कहना कि तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो। हमेशा इसको हौसला अफजाई करें, भले कुछ भी ना आता हो। कोई शायद आप में से कोई वालिद भी ऐसा बड़ी मुश्किल से हौसला, क्योंकि जब हम फीस दे रहे होते हैं हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे को बहुत कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। हम फीस इसलिए तो नहीं दे रहे कि बच्चे को खेलने के लिए स्कूल भेजा जाए, खेल तो कर भी सकता है। तो ये जो पैराडाइम है हमारे पेरेंट्स का, ये जो हमारे थिंकिंग है, ये बड़ी अजीब सी है। इस थिंकिंग को ज़रा जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, स्कूल कुछ भी नहीं कर सकते। स्कूल तो है ही बेसिकली, प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो वो वालिदैन को खुश करने का एक इदारा है कि वालिदैन जिससे खुश रहें और उनके पास बच्चे पढ़ते रहें, तो दैट्स इट। बाकी एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, उनको इससे गर्ज नहीं होती। वालिदैन जो कह रहे हैं, क्योंकि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट्स की कहानी है वो सारी। तो इसलिए पहला काम ये करने की ज़रूरत है कि हम वालिदैन की माइंड सेट को चेंज करें। इस पर अभी मज़ीद भी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिस पर इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में जब पढ़ाने लिखाने का काम नहीं है तो उसके बदले में वो क्या करवाते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।